हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शंकर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट लर्न 98 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आप सभी के लिए ग्राम विकास आधारित जो 2018 परीक्षा हुई थी उसी उसी का एक पेपर है। इसका सीरीज ईए है उसी को सॉल्व करते हैं। जो हिंदी सब्जेक्ट है उसी को 50 क्वेश्चन जो आते हैं 100 नंबर के, उसी को सॉल्व करते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ आपके सामने। निम्न में से कौन सा पत्र वैयक्तिक पत्र की श्रेणी में आएगा? यानी इसमें पूछा कौन सा पत्र है जो व्यक्ति की श्रेणी में, यानी व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में आएगा। इसमें यही पूछा हुआ है। व्यापारिक पत्र, प्रार्थना पत्र, मित्र पत्र या संपादक के नाम पत्र। इसमें पूछा कौन सा है जो वो पत्र है जो व्यक्तिगत या पर्सनल पत्र की श्रेणी में आएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन सही होगा सी वाला, यानी मित्र पत्र। यानी हम अपने किसी फ्रेंड या दोस्त को जो पत्र लिखते हैं उसी को कहते हैं वैयक्तिक पत्र या पर्सनल पत्र कहते हैं। देखिए, इसका सॉल्व भी दिया हुआ है। इसमें पूछा वैयक्तिक अथवा व्यक्तिगत पत्र अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आता है। यानी अनौपचारिक जो बहुत अच्छा, वो मतलब औपचारिक और अनौपचारिक दो प्रकार के होते हैं। औपचारिक मतलब होता है जो किसी उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य के लिए लिखा जाता है। अनौपचारिक जो विशेष उद्देश्य के लिए नॉर्मली लिखा जाता है। इन पत्रों से तात्पर्य ऐसे पत्रों से हैं जिन्हें व्यक्तिगत मामले के संबंध में पारिवारिक सदस्यों, मित्रों एवं अन्य परिजनों को लिखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? वैयक्तिक पत्र कहते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन देखें। निम्न में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है? इसमें पूछा कौन सा पत्र की विशेषता नहीं है। संक्षिप्तता यानी कम शब्दों में लिखना, प्रेषक यानी जिसको भेज रहे हैं, क्रमबद्धता यानी एक दूसरे शब्दों को जो जुड़े हुए रहते हैं, और विनयशील। इसमें पूछा कौन सा है जो पत्र की विशेषता नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सेकंड वाला, प्रेषक। प्रेषक जो है या जिसके पास भेज रहे हैं उसके ये पत्र की विशेषता नहीं है। बाकी ये क्रमबद्धता, विनयशीलता और संक्षिप्तता, ये सब देखिए इसमें लिखा हुआ, ये सब पत्र की विशेषता है। एक अच्छे पत्र, अगर आपसे पूछता है एक अच्छे पत्र की क्या क्या विशेषता हो सकती है। एक अच्छे पत्र में उद्देश्य, मतलब किस उद्देश्य से उसको लिखा जा रहा है, उसकी शैली कैसी है, साहित्य कैसा है, उसको पढ़ने में कितनी आसानी से पढ़ के या समझ सकते हैं। विनयशीलता या शिष्टाचार, संक्षिप्तता, क्रमबद्धता, व्याकरण सुलेख आदि के विशेष गुण होने चाहिए। ये एक अच्छे पत्र को लिखने के गुण हैं, जबकि ये प्रेषक जो है ये गुण में नहीं आता है, यह विशेषता नहीं है। तीसरा क्वेश्चन के सामने है। इसमें पूछा हुआ है गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका को लिखा गया पत्र निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा। यानी जो अगर आप किसी मोहल्ले या गली में रहते हैं, वहाँ पे मान लीजिए कोई कूड़ा कूड़ा है, तो आप जो पत्र लिखेंगे अपने ये नगर पालिका के अधिकारी को, उसमें किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा? प्रार्थना पत्र लिखेंगे, या आवेदन पत्र लिखेंगे, या व्यापारिक पत्र लिखेंगे, या शिकायती पत्र लिखेंगे। अगर आपके मोहल्ले में कहीं पर कूड़ा ये है तो आप क्या करेंगे? शिकायत करेंगे ना, इसलिए इसका डी ऑप्शन जो है शिकायत पत्र की श्रेणी में आएगा है। गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ला वासियों की ओर से नगर पालिका को लिखा गया पत्र शिकायत पत्र की श्रेणी में आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। निम्न में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? इसमें पूछा कौन सा मूल है जो दीर्घ स्वर नहीं है। अब आपको जानना चाहिए पहले हर्ष स्वर, मूल स्वर और ये संयुक्त स्वर, 3 प्रकार के स्वर होते हैं। तो इसमें आ, ई, उ, ओ, इसमें कौन सा है जो मूल स्वर, मूल दीर्घ स्वर नहीं है? पहले हर्ष स्वर जानिए आप कौन सा है। हर्ष स्वर में आते हैं आ, ई, उ और री। ये 4 जो होते हैं ये आपके 4 आ, ई, उ, री होते हैं। ये कौन से हैं? या हर्ष स्वर में आते हैं। और दीर्घ स्वर में इन्हीं का बड़ा हो जाता है। बड़ा, बड़ी, बड़ाओ। ये 3 क्या होते हैं? मूल दीर्घ स्वर होते हैं। बाकी ये, आए, ओ और आओ, ये 4 जो होते हैं ये कौन से होते हैं? ये संयुक्त स्वर में आते हैं। इसमें पूछा क्या है? निम्न में से मूल दीर्घ स्वर नहीं है। आ भी ये दीर्घ स्वर में है, ये भी दीर्घ स्वर है, ये भी दीर्घ स्वर है, पर वो जो है ये क्या है? संयुक्त स्वर में है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सामने है। इसे पूछा निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अध्ययन, 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 अध्ययन या अध्ययन। इसका सी ऑप्शन जो है आ, आधा, या नहीं, अध्ययन जो है
ये राइट हो। इसे शुद्ध वर्तनी वाला पूछा है तो अध्ययन ऐसे लिखा जाता है, अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। इसमें पूछा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। उत्तरदायी, उत्तरदायी या उत्तरदायी या उत्तरदायी, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन बी जो है उत्तरदायी, ये सही लिखा हुआ है, उत्तरदायी। देखिए उत्तर उ अधता तर उत्तर तपन दा, आप फिर बड़े मंत्र ही उत्तरदायी जो लिखा है सही लिखा है, बाकी ये सब गलत लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, संधि 3 प्रकार की होती हैं। इसमें बताया हुआ है संधि 3 प्रकार की होती है, निम्न में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है। आप सब जानते होंगे संधि कौन कौन से होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। इसमें एक चौथा दिया हुआ जो अनुस्वार, हाँ स्वर विसर्ग, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, और अनुस्वार संधि जो थे इसमें ये गलत दिया हुआ है, यानी ये चौथा चौथा ऑप्शन इसका रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, निम्न में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। इसमें पूछा कौन सा है जो व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। जगदम्बा, विद्यालय, संतोष, अहंकार। इसमें कौन सा है जो व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। इसका व्यंजन संधि कौन सा नहीं है। इसमें विद्यालय जो है सेकंड ऑप्शन, ये व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, क्योंकि इसमें ये शॉर्ट संधि का है। विद्या प्लस आलय लिखा जाता है विद्यालय में। देखिए विद्या प्लस आलय ये होती है आपकी विद्यालय, ये कौन सा है, ये स्वर संधि में आता है। बाकी ये जगतदम्बा, जगदम्बा कैसे लिखा था, जगत प्लस अम्बा, ये जगदम्बा हो गया। संतोष, सम प्लस तोष, ये भी व्यंजन संधि है। अहंकार, अहम प्लस कार को व्यंजन संधि, ये तीनों व्यंजन संधि के उदाहरण है, जबकि विद्यालय क्या है, स्वर संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, देशभक्ति। इसमें पूछा देशभक्ति में कौन सा समास है। देशभक्ति में कौन सा समास है, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या द्वंद्व। तो देशभक्ति में कौन सा समास होगा, देश के प्रति भक्ति या देश के लिए भक्ति, तो ये इसमें कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। जब तत्पुरुष समास इसका सही हो जाएगा। देखिए देशभक्ति समास विग्रह है, देश देश के लिए भक्ति है। देश के लिए भक्ति, इसमें तत्पुरुष समास का एक उपभेद संप्रदान तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास के अंतिम पद प्रधान होता है। पंचवटी में कौन सा समास है। अब इसमें पूछा पंचवटी में कौन सा समास है, पंचवटी में कौन सा समास है, बहुव्रीहि, द्वंद्व, द्विगु या तत्पुरुष समास। तो पंचवटी में 5 वृक्षों का समूह या 5 वृक्षों के समूह में ये संख्यावाचक संख्यावाची हो जाएगा समास, समास। इसका सही आसन क्या होगा, द्विगु समास। द्विगु समास जो है इसका सही हो जाएगा। पंचवटी में कौन सा समास होगा, द्विगु समास। पंचवटी का समास विग्रह है 5 वटों का समूह या 5 वृक्षों का समूह, ये संख्यावाची हो जाएगा, इसलिए द्विगु हो जाएगा। बहुव्रीहि में तीसरा अर्थ प्रकट होता है। द्वंद्व में समान जब मात्रिक होते हैं तब होता है तत्पुरुष, इसमें जो कारक चिन्ह लगे होते हैं वो बीच में जब आते हैं तब यह तत्पुरुष समास होता है। अधिकारी, क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने, अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है। अधिकारी जो शब्द लिखा जाता है, लिखा है उसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, आ, अधि, री या ई। अब बताइए इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो अधिकारी में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, अधि। इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, अधि, अधि उपसर्ग लगा हुआ है, अधि प्लस कारी। अधिकारी में अधि उपसर्ग लगा है। अधि का अर्थ होता है श्रेष्ठ, ठीक है। अधिकारी, अध्यात्म, अध्यक्ष, अधिपति इत्यादि जो है ये अधि उपसर्ग के साथ मिलकर बने हुए शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, निम्न में से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं लगा है। इसमें पूछा क्वेश्चन में आ उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। आकथ, अभेद, अचूक, अनुज। इसमें पूछा कौन किस में जो है आ उपसर्ग नहीं लगा है। इसमें डी ऑप्शन जो है अनुज, अनुज में आ उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, क्योंकि अनुज शब्द में आ उपसर्ग नहीं बल्कि अनु उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। बाकी कथ में आ उपसर्ग लगा है, इस अभेद में भी आ उपसर्ग है, अचूक में भी आ है, पर अनुज में
ये आ उपसर्ग नहीं लग के अनु उपसर्ग लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। निम्न में से किस शब्द में ने प्रत्यय, उपसर्ग पहले लगता है प्रत्यय बाद में लगता है, आपको यह ध्यान रखना होगा, नहीं लगा। इसमें पूछा कौन से में ने प्रत्यय नहीं लगा? शेरनी, मोरनी, नौकरानी या कूटनी। इसमें किसमें नी उपसर्ग नहीं लगा? शेरनी में तो नी लगा, शेर प्लस नी, शेरनी हो गया। मोरनी, मोर प्लस नी, मोरनी। नौकरानी, नौकरानी में ये नौकरानी जो है इसका गलत ऑप्शन होगा। इसमें नौकर प्लस अनी, उसको कूटनी में, ये भी सही है। पर इसमें नौकरानी जो है इसमें कौन सा लगा है? नौकरानी में नि प्रत्यय नहीं लग के बल्कि अनि प्रत्यय लगा है। ठीक है, नौकरानी में कौन सा लगा है? अनि प्रत्यय लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इसमें पूछा कौन सा शब्द है जो तत्सम नहीं है? कपाट, कीट, कूची, कुम्भकार। इसमें कौन सा है जो तत्सम नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? कूची। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, कूची। कपाट भी तत्सम है, कुम्भकार भी तत्सम है और कीट भी तत्सम है। ये कूची तत्सम नहीं है, कूची तत्सम शब्द नहीं है। कपाट एवं कुम्भकार तत्सम शब्द हैं, क्योंकि इसमें कपाट का क्या लिखा जाता है अगर हिंदी में लिखेंगे तो किवाड़, और कुम्भकार का क्या लिखा? कुम्हार। ठीक है, इसलिए इसका सी ऑप्शन जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? इसमें पूछा कौन सा शब्द तद्भव है? पक्ष, पक्षी, पतन, पत्ता। इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन डी जो है पत्ता। पत्ता इसमें तद्भव है। पत्ता क्या लिखा जाता है? पत्ता तद्भव शब्द है, और पत्ता को क्या लिखा जाता है? पत्र लिखा जाता है। ठीक है, पत्ता को क्या लिखा जाता है? पत्र। पत्र इसका तत्सम होगा, और पत्ता है जो है ये तद्भव शब्द है। बाकी सब इसमें तत्सम दिए हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? इसमें पूछा कौन सा शब्द है जो तत्सम है? सोलह, शोभन, सोता, सोना। इसका बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, शोभन। ये तत्सम शब्द है, बाकी ये सब तद्भव दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। अगर आपको देखो 16 को लिखना होगा तो यहाँ क्या शोषण हो जाता है, और शोभन श्रोता, ये श्रोता क्या होगा? स्रोत स्वर्ण, सोना क्या लिखा था? स्वर्ण लिखा जाता है। ये इसके तत्सम है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद दिए गए हैं। ठीक है, उत्पत्ति के 10 शब्दों के 4 भेद हैं, इनमें कौन सा भेद गलत है? उत्पत्ति के आधार पर पूछा हुआ है, तो आप सब जानते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। देशज, विदेशज, तद्भव, तत्सम। तो तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज यौगिक जो है रचना के आधार पर होते हैं, इसलिए इसका सी ऑप्शन गलत दिया हुआ है। ठीक है, इसमें लिखा भी होगा उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद दिए गए हैं, तद्भव, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। जबकि रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योगारूढ़। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। निम्न में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? इसमें पूछा हुआ कौन सा शब्द है जो समूहवाचक संज्ञा नहीं है? सभा, कक्षा, भीड़ या दौड़। सभा में भी समूह कई लोग होते हैं, कक्षा में भी कई छात्र होते हैं, भीड़ में भी भीड़ मतलब अधिक लोग होते हैं जहाँ पे, और दौड़ में ऑप्शन डी है ये समूहवाचक संज्ञा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 का आपके सामने है। निम्न में से कौन सा शब्द द्रव्य वाचक संज्ञा है? द्रव्य वाचक पूछा है, इसमें कौन सा है? खटाई, मिठाई, ठंड, दूध। इसमें द्रव्यवाचक क्या है? दूध है। बाकी ये भाववाचक है, ये भी खटाई भी, मिठाई भी और ठंड भी, ये तीनों क्या है? भाववाचक हैं। देखिए इसमें लिखा है जिस संज्ञा के नाप तोल वस्तु का बोध हो उसमें क्या होता है? द्रव्यवाचक होता है, जिसको हम लिक्विड फॉर्म में जो हो, दूध, पानी, लोहा, सोना, एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसमें ठोस कोई धातु है तो वो भी द्रव्यवाचक में आता है, गैस भी है कोई तो उसमें द्रव्यवाचक में आता है, ये पानी में लिक्विड में हो तो वो भी द्रव्यवाचक में आता है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। वह आप ही चला गया, वह आप ही चला गया वाक्य में, ये पूछा जहाँ वह आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? जहाँ ये रेखा किया खींचा गया है, ये पूछा हुआ है किस भेद का उदाहरण? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक या संबंधवाचक। जहाँ आप मतलब स्वयं के बारे में बात हो रहा है, तो इसमें कौन सा होगा? निजवाचक होगा। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम है।
क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने, गिलास में थोड़ा दूध है, गिलास में थोड़ा दूध है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेष के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? थोड़ा दूध है, परिणाम, संख्या, संकेत या गुण। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा? परिणामवाचक में आता है। थोड़ा, बहुत, ये सब किस में आते हैं? परिणाम में आते हैं। संख्या में जिसको गिन सकते हैं, तो इसमें गिना तो जा नहीं सकता है, इसलिए थोड़ा, बहुत या बहुत अधिक, तो ये सब किस में आते हैं? परिणामवाचक में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, क्रिया के किस रूप का क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? पद, रूप, धातु या शब्द। तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहता है? धातु कहा जाता है। यानी धातु जो है, या धातु या क्रिया, दोनों सेम सेम कहे जाते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु क्रियापद के उस अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूप में पाया जाता है। ठीक है, उसे धातु कहते हैं। मतलब क्रिया के जो मूल शब्द होते हैं उसे धातु कहते हैं। मैं वहाँ होकर आऊँगा, क्वेश्चन नंबर 23 है, मैं वहाँ होकर आया हूँ, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? मैं वहाँ होकर आया हूँ, इसमें अव्यय पूछा हुआ, अव्यय कौन सा होगा? यहाँ, वहाँ से। ऑप्शन बी जो है, मैं वहाँ से होकर आया हूँ, वहाँ बदलने वाला नहीं है, इसलिए इसको अव्यय कहा दिया गया है। मैं वहाँ से होकर आया हूँ, वाक्य में वहाँ शब्द अव्यय है, वह क्रिया विशेषण अव्यय है, जिसमें क्रिया की विशेषता प्रकट की गई है, कि इसलिए क्रिया विशेषण है ये। मैं वहाँ होकर आया हूँ, तो वहाँ जो दिया हुआ है अव्यय शब्द है। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है, उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? उसने कटोरा भर दूध पिया, इसमें पूछा अव्यय शब्द कौन सा है? कटोरा, दूध, भर या पिया। इसमें क्या होगा? सी ऑप्शन जो है, भर। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है, भर जो है, यह अव्यय। अव्यय मतलब जिसको खर्च या बदला ना जा सके, वही होता है अव्यय। जिसको खर्च ना किया जाए या जिसका बदला ना जा सके लिंग या काल के आधार पे, तो उसे क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। इसमें भर को भरी या भरा नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको, ये जो सी ऑप्शन है, ये राइट है। देखिए, उसने कटोरा भर दूध पिया, इसका व्याख्या किया गया है, वाक्य में अव्यय शब्द भर है, यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अवधारणा अर्थ में रीति वाचक क्रिया के विशेषण है, तो, ही, भी, मात्र, भर, तक, सा, यह सब क्या है? अव्यय है। अगर ये सब कहीं दिख जाए आपको, तो ये सब आंख मूंद के मार दीजिएगा, ये सब अव्यय है सब, जिसको समय या काल के अनुसार से बदला नहीं जा सकता है। निम्न में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? इसमें पूछा कौन सा शब्द है जो अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? बेसहारा, बेसहारा भी अनाथ का पर्यायवाची है, यतीम भी होता है, अनाड़ी या निराश्रित, ये तीनों हैं जो अनाथ का पर्यायवाची हैं। जबकि अनाड़ी होता है, अनाड़ी मतलब मूर्ख होता है, ये अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। इसका सी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। मतलब इसके अनुसार से, पर ये बेसहारा, यतीम, निराश्रित, ये सब अनाथ के पर्यायवाची हैं। अनाथ का पर्याय अनाड़ी नहीं होता है। देखिए लिखा हुआ, बेसहारा, यतीम, निराश्रित, नाथहीन, दीन, ये सब क्या होते हैं? अनाथ के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ है, निम्न में से विचित्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? विचित्र का पर्यायवाची पूछा, विरुद्ध, प्रतिकूल, विलक्षण या विपरीत। विचित्र मतलब जो सबसे हटके हो या अलग हो, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है, विलक्षण। विलक्षण मतलब क्या होता है बताते हैं आपको। इसमें विलक्षण जो है, ये विचित्र का पर्यायवाची है। इसमें पूछा निम्न में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? तो विलक्षण होगा, जो सबसे अलग हो। विचित्र का पर्यायवाची विलक्षण है। इसमें अन्य पर्यायवाची जो दिए हुए हैं, विरुद्ध, अद्भुत, अनोखा, अनूठा आदि होता है। विपरीत इसका विपरीत देखिए, और अन्य पर्यायवाची विरुद्ध, किसी के विरुद्ध हो गए, तो ये विरुद्ध साथ में, तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा विरुद्ध, प्रतिकूल, उल्टा या खिलाफ, ये विपरीत के पर्यायवाची हैं। किसी के विरुद्ध हो गए, किसी के प्रतिकूल, या मतलब उसको वो विचारों से अलग हो गए, उल्टा हो गया या खिलाफ हो गए, तो ये सब किसके पर्यायवाची हैं? विपरीत के, क्योंकि विलक्षण किसका है? विचित्र का है। ठीक है, क्वेश्चन 27 आपके सामने है, निम्न में से अमृत का विलोम क्या होगा? ये सब तो आप सब जानते होंगे, अमृत का विलोम क्या होगा? अमर, मृत्य, मृत्य, विश्व या विष।
इसमें विलोम पूछा, तो इसका अमृत का विलोम क्या होगा, विष होगा। ठीक है, इसका डी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। अमृत का विलोम विष होगा, अमर का विलोम क्या होता है, मृत, इसका विलोम ये होता है, और अमृत का विष होता है। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है, निम्न में से निंदा का विलोम क्या होगा। निंदा, किसी का निंदा करना, इसका विलोम क्या होगा, स्तुति, निंद, श्लाघ या निरुद्ध। तो इसका क्या हो, निंदा का स्तुति हो जाएगा। इसका ये ऑप्शन जो है, निंदा का विलोम क्या हो जाएगा, स्तुति, यानी उसकी बड़ाई करना, और निंदा करना मतलब उसकी बुराइयों को बताना, इसमें बड़ाई करना होता है। निंदा का विलोम स्तुति है, निंदा का विलोम निद्ध का विलोम क्या हो, बद या स्तुत है। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है, डैश डैश, यहाँ पे भरना है, को कोई नहीं टाल सकता, रिक्त स्थान के उचित शब्द का चयन कीजिए। नियत को कोई नहीं टाल सकता है, नियति, नियत या नियति, निमित्त या नामित, इसका क्या होगा, नियति। ये ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। नियति को कोई नहीं टाल सकता, यानी जो होना है वो होकर ही रहेगा, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, नियति। नियत को कोई नहीं टाल सकता है, इसका बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने, अपने के लिए लड़ना, अपने डैश के लिए लड़ना धर्म है, रिक्त स्थान के उचित शब्द को चुनिए। अपने स्वत्व के लिए, स्वातत्व के लिए, सम्मति के लिए, सम्मान के लिए, तो अपने सम्मान के लड़ना धर्म है, इसका डी ऑप्शन जो है, बी ऑप्शन स्वत्व, स्वत्व या अस्तित्व के लिए लड़ना ही धर्म के लिए लड़ना है। यहाँ सम्मत, सम्मति और ये सब, इसका बी ऑप्शन जो है ये राइट हो जाएगा। उचित शब्द क्या होगा, स्वत्व है, स्वत्व का लिए लड़ना, अपने स्वत्व के लड़ना धर्म है। ठीक है, अपने अस्तित्व या स्वत्व के लिए लड़ना। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है, अनियमित, अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनिए। अनियमित, अनियमित के लिए उपयुक्त वाक्यांश चुनना है। जिस पर कोई नियंत्रण ना हो, जो नियमानुकूल ना हो, जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो, जिसका निवारण ना हो सका हो। अनियमित, जिसका कोई नियम ना हो, इसका बी ऑप्शन है राइट हो जाएगा। अनियमित का अर्थ क्या होता है, जिसका कोई नियम ना हो, नियम जो जैसे नियम अनुकूल ना हो, नियम के विरुद्ध हो या नियम के अनुसार ना हो, उससे क्या कहते हैं, अनियमित कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 32 है, 32, जिस पर आक्रमण हो, जिस पर आक्रमण हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुने। आक्रमण, आक्रामक, आक्रांता और आत्मघाती। जिस पे आक्रमण हो रहा है उसके लिए एक शब्द होगा आक्रांता, जिस पर आक्रमण हुआ हो। जिस पर आक्रमण हो यानी जो सामने वाला व्यक्ति हो उस पर आक्रमण हो तो उसे क्या कहते हैं, आक्रांता। आक्रमण सामने वाले को आक्रामक कहते हैं। जिस पर आक्रमण हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द आक्रांत है। यह प्राण खुद ही समाप्त कर लेने के लिए शब्द, एक शब्द होता है आत्मघाती। जो आत्मघाती, जो अपना प्राण या सुसाइड वुसाइड कर लेते हैं उनके लिए क्या होता है, आत्मघाती होता है। और सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। जिस पर आक्रमण हो उसके लिए क्या होता है, आक्रांता होता है, आक्रमण करने वाला। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 33 है, गुड़ गोबर कर देना, मुहावरे का उचित अर्थ है। गुड़ गोबर कर देना, इसका क्या अर्थ होगा, कोई कोई बखेड़ा खड़ा कर देना, गायब कर देना, बना बनाया काम बिगाड़ देना, अपनी हानि करके मोल उड़ाना। इसका सी ऑप्शन होगा, गुड़ गोबर कर देना मतलब बना बनाया काम बिगाड़ देना। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है, हथियार डाल देना, हथियार डाल देना, मुहावरे का सही अर्थ बताइए। मात्र कल्पना करते रहना, हथियार गिरा देना, हथियार उठा लेना, हार मान लेना। हथियार डाल लेने का अर्थ होता है क्या, हार मान लेना। इसका डी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, हार मान लेना। क्वेश्चन नंबर 35 के सामने है, इसमें पूछा हुआ है, देखिए, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्ति के निम्न से उचित अर्थ क्या होगा। गरीब, बहुत गरीब, बहुत गरीब, बहुत कम कंजूस, इसका सही, और बहुत सहनशील, बहुत बीमार। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, तो इसका क्या अर्थ होता है, बहुत अधिक कंजूस। इसका सी ऑप्शन जो है ये राइट हो जाएगा, बहुत अधिक कंजूस। सी ऑप्शन देखिए, इसमें चमड़े जाए पर दमड़े जाए ना, कि लोकोक्ति का अर्थ है बहुत अधिक कंजूस, बहुत कंजूस। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है। इसमें पूछा निम्न में से मिश्र वाक्य कौन सा है, यानी कौन सा मिश्रित वाक्य है। रण में सेनापति के वीरता दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान किया। ऑप्शन बी है उसे लूटने के अतिरिक्त पीटा भी गया। उसने मान लिया कि दोष उसका है। ऑप्शन डी है मेरा मित्र आया और हम दोनों सैर पर चले गए। इसका क्या सही ऑप्शन होगा? क्वेश्चन 36 का सी ऑप्शन, यानी उसके मन में उसने मान लिया कि दोस्त मेरा। यहाँ जो की लगा हुआ है इसलिए यहाँ पे मिश्रित वाक्य को पहचान सकते हैं। यहाँ पे दो शब्दों का मिश्रण से बना हुआ है। उसने मान लिया कि वह दोस्त उसका है। अगर ये पूछा तो ये संयुक्त वाक्य हो जाता और लगा था। ठीक है। विकल्प सी में प्रस्तुत मिश्रित वाक्य है जिस पर वाक्य एक प्रधान मुख्य वाक्य हो तथा अन्य आश्रित या गौड़ वाक्य हो। जो आपस में की जो देखिए वह मिश्रित वाक्य पहचानने के कुछ ट्रिक दिए हुए हैं। जहाँ की लगा हो, जो हो, क्योंकि हो, जितना हो उतना, जैसा वैसा, जब तब, यहाँ वहाँ, जिधर उधर, ये आदि शब्द जो है ये मिश्रित वाक्य को पहचानने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इधर उधर ये सब जहाँ लिखा होगा वो सब क्या होते हैं? मिश्रित वाक्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने है। वह दंड से बचना चाहता था इसीलिए भाग गया। यह एक संयुक्त वाक्य है। इसका सरल रूप होगा, मतलब वह दंड से बचना चाहता था इसीलिए भाग गया। इसका सरल संयुक्त वाक्य है, इसका सरल वाक्य में बनाना है। क्योंकि वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। दंड से बचने के लिए वह भाग गया। वह भाग गया क्योंकि दंड से बचना चाहता था। वह भागा क्योंकि उसे दंड से बचना था। इसका बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। दंड से बचने के लिए वह भाग गया। इसका बी ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है। यह संयुक्त वाक्य था तो इसको साधारण वाक्य में बनाने के लिए दंड से बचने के लिए वह भाग गया। इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन 38 आपके सामने है। निम्न में से व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? इसमें शुद्ध पूछा हुआ है। वह अपने विषय के ज्ञाता थे। इस समय 4 बजे हैं। सब लोग अपनी राय दें। आंसू से मेरा रुमाल भीग गया। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बी वाला जो है राइट है। इस समय 4 बजे हैं। इस समय 4 बजे हैं या व्याकरणिक दृष्टि से सही है। बाकी वह अपने अनेक विषय के ज्ञाता थे। यहाँ पे ये हो जाएगा वह अनेकों या अनेक विषयों के ज्ञाता थे। यहाँ क्या विषय का स्थान विषयों हो जाएगा। ठीक है। पहला होगा आपको ये शुद्ध करना होगा। अपने एक विषय तो उसके अनेक विषयों के ज्ञाता होना चाहिए था। ऑप्शन सी में सब लोग अपनी राय दें तो इसमें क्या हो जाएगा? सब लोग अपनी अपनी राय का उचित प्रयोग कर सकते हैं, यानी अपनी अपनी राय दे सकते हैं। और डी क्या हो जाएगा? आंसू के स्थान पे आंसुओं से मेरा रुमाल भीग गया। ठीक है, ये राइट हो जाता था। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है। निम्न में से कर्मवाच्य वाला शब्द है। इसमें पूछा कौन सा है जो कर्मवाच्य वाला है। ऐसा कहते हैं कि डैश तुम लिख नहीं सकते। बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। उसने सब कुछ बता दिया। इसमें कर्मवाच्य बनाना है, यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस अगर इंग्लिश में कहा जाए तो बिल्ली के हाथों या बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। इसका सही हो जाएगा। या बिल्ली के द्वारा चूहा को मारा या बिल्ली ने चूहे को मारा तो इसमें ये कर्मवाच्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है। से जो लिखा है के द्वारा किस कारक का उपसर्ग है। इसमें पूछा से जो है ये कारक चिन्ह किस में लगता है? अपादान में, करण में, संप्रदान में, अधिकरण में। तो इसमें आपको याद होगा कर्ता ने कर्म को करण से, तो इसमें क्या हो जाएगा? करण से। ठीक है, इसका सी बी ऑप्शन जो राइट हो जाएगा, करण से। और इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। संप्रदान के लिए होता है, अधिकरण में ऊपर होता है। अपादान जब किसी चीज़ से कोई चीज़ अलग होती है तो उसके लिए अपादान कारण होता है। तो इसमें बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। करण से मतलब किस में आता है? तो करण कारक में आता है। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है।
वह मुझसे अलग रहता है। ठीक है, इसमें पूछा हुआ है वह मुझसे अलग रहता है। रेखांकित यहाँ मुझसे, यहाँ पर रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है। वह मुझसे अलग रहता है, यानी जहाँ कोई चीज़ एक दूसरे से अलग होती है वहाँ पे क्या कारण होता है, अपादान कारक होता है। इसका बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, क्योंकि कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना और में ऊपर अधिकरण में आते हैं, तो इसमें जो है अपादान कारण हो जाए सही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों अलग होने की बात कर रहे हैं। आप इसको पढ़ सकते हैं नीचे। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। इसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आपको पहचानना है। देश, नगर, द्वीप या झील। इसमें झील जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी ये सब देश, देश जो है पुल्लिंग शब्द है, नगर भी पुल्लिंग है, द्वीप भी पुल्लिंग है, पर झील जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने है। निम्न में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान होता है, यानी बहुवचन और एक वचन दोनों में हमेशा समान होता है। कथा, सरसों, लता, कुटी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन बी जो है सरसों। सरसों, सरसों गिन नहीं सकते हैं, इसलिए सरसों को हमेशा दोनों वचनों में प्रयोग किया जाता है। अब सरसों एक सरसों हो तो, बहुत सरसों हो तो सरसों ही लिखते हैं। कथा का कथाएं हो जाता है, लता का लताएं होता है, कुटी का कुटियों होता है। ठीक, देखिए इसमें लिखा हुआ है सरसों शब्द एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रहता है। कथा एवं लता बहुवचन क्रमशः कथाएं और लताएं होती हैं। कुटी का बहुवचन कुटियां होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है। निम्न में से, इसमें आप पढ़ सकते हैं, ये सब लिखा हुआ है। देखिए, अगर आपको बहुवचन बनाना हो तो कुटी का कुटियां और लता का लताएं और कथा कथाएं हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है, यानी जो काल है पूर्ण भूतकाल जो बीत चुका हो। वह गए, वह खा रहे थे, वह आए थे, वह सोकर उठे हैं। इसका सी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, क्योंकि जो बच्चा पूर्ण भूतकाल कौन सा होगा। वह आए थे, ठीक है, वह गए, ये भी गए मतलब अभी संदेह में हो जाएगा। वह खा रहे थे, अभी कर रहे थे, अभी कंप्लीट हुआ कि नहीं ये भी नहीं पता है, पर वह आए थे यानी वो काल बीत चुका है। वो सोकर उठे हैं, अभी अभी उठे हैं। इसमें ये सी ऑप्शन वह आए थे, वह आए थे वाक्य में पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 45 के सामने है। निम्नलिखित शब्दों में निपात का उदाहरण कौन सा है। निपात, ठीक है, उदाहरण पूछा ठीक, निकट, इधर, कल। तो निपात इसमें ये ऑप्शन जो है ठीक। कौन सा शब्द है जो निपात का उदाहरण कौन सा शब्द है, तो यहाँ ठीक हो जाएगा। ठीक शब्द जो है निपात है। और अवधारणा बोधन निपात है। ठीक, लगभग, करीब, ठीक, लगभग, करीब, तकरीबन, ये सब क्या है निकट। निकट स्थानवाचक संबंधबोधक अव्यय है, यानी ये निपात निपात है। ठीक, लगभग, करीब, तकरीब, ये सब क्या है निपात है। क्वेश्चन 46 आपके सामने है। निम्न में से अनुपयुक्त शब्द अनुपयुक्त अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि किस वाक्य में है। मैंने अशुद्धि पूछा, इसमें किस वाक्य में है जिसका उपयोग ना किया गया। उसने आसन ग्रहण किया, पूजनीय, ऑप्शन बी है पूजनीय पिताजी आए, आज बेहद बेहद गर्मी है, उसकी जन्मतिथि क्या है। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन बी वाला जो है पूजनीय पिताजी आए। ये पूछा हुआ अशुद्ध वाक्य है, तो इसमें पूजनीय पिताजी आए, इसमें क्या इसका सही हो सकता है। विकल्प बी में देखो, यह पूजनीय अशुद्ध है, क्योंकि यहाँ पे क्या पूजनीय ने पूजनीय होता है। पूजनीय अशुद्ध है, जिसका शुद्ध रूप क्या होता है पूजनीय। ये जो लिखा पूजनीय, ये इसका सही हो जाता है, पर ये लिखा नहीं हुआ इसलिए अशुद्ध है। ठीक है, पूजनीय पिताजी ऐसा लिखा था पूजनीय, और यहाँ क्या लिखा है ये पूजनीय ऐसा लिखा होता तो ये सही होता, लेकिन ये पू अदजा या नहीं ऐसा लिखा इसलिए गलत हो गया। इसका बी ऑप्शन जो है राइट रंग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने है। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसके लिपि को देवनागरी लिपि को स्वीकार किया गया। अनुच्छेद 353, अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 343 या 344। सी ऑप्शन 343।
भाषा का उल्लेख आर्टिकल 343 से 351 के बीच में किया गया है, यानी इसका सही ऑप्शन जो है सही है कि अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा तथा देवनागरी लिपि को स्वीकार किया गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 48 है आपके सामने। इसमें क्या पूछा, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। उत्तर प्रदेश की बोली पूछा हुआ है। एक क्वेश्चन तो इससे जरूर आता है हर एक एग्जाम में, बांगरू, बुंदेली, हड़ौती या कन्नौजी। तो इसमें पूछा कौन सी है जो उत्तर प्रदेश की बोली है। इसमें कन्नौजी भी हो जाएगी, बुंदेली भी हो जाएगी, बांगरू, और ये बंगरू होती है आपके उत्तराखंड साइड में। ठीक है, हड़ौती होती है राजस्थान साइड में। देखिए इसमें कन्नौजी और बुंदेली दोनों बोलियाँ जो है उत्तर प्रदेश की हैं, जबकि क्या है फर्रुखाबाद, ये कहाँ कहाँ बोले थे, कन्नौजी कन्नौज में बोली जाती है, फर्रुखाबाद, इटावा, औरैया आदि जिलों में। जबकि बुंदेली कहाँ कहाँ, झांसी, जालौन, हमीरपुर, इधर मतलब जो बुंदेलखंड का एरिया लगता है उधर बोली जाती हैं। ठीक है, इसलिए इसका सी ऑप्शन जो सी और डी दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन 49 है आपके सामने, मामला अभी भी विचाराधीन है, वाक्य का उचित अंग्रेजी अनुवाद क्या है। हिंदी में अंग्रेजी अनुवाद पूछा, मामला अभी अभी विचाराधीन है, तो क्या ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी वाला, द मैटर इज स्टिल अंडर द कंसिडरेशन, यानी अभी मामला अभी विचाराधीन का सी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, जो 50 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं उतना ही हम आज सॉल्व कराएंगे, इससे आगे नेक्स्ट करेंगे। एप्लीकेशन में भी रिजेक्टेड, एप्लीकेशन में भी रिजेक्टेड वाक्य का उचित हिंदी अनुवाद क्या है। हिंदी अनुवाद मतलब एप्लीकेशन में भी रिजेक्टेड, एप्लीकेशन जो दिए हैं आपने हो सकता है वह रिजेक्ट हो जाए। आवेदन अस्वीकृत किया जाए, आवेदन अस्वीकार करें, आवेदन स्वीकार ना करें, आवेदन स्वीकृति के लिए जा सकता है, आवेदन अस्वीकृति के लिए जा सकता है। इसका पहला ऑप्शन जो है आवेदन अस्वीकृत किया जाए, में भी हो सकता है पर होना चाहिए था, आवेदन हो सकता है स्वीकार न किया जाए, आवेदन अस्वीकृत किया जाए, इसका पहला ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। एप्लीकेशन में भी रिजेक्टेड वाक्य का सही हिंदी अनुवाद है आवेदन अस्वीकृत किया जाए। ठीक है, इसका जो ये है आवेदन अस्वीकृत किया जाए। जी हाँ दोस्तों, आज हमने हिंदी के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए थे जो पिछले 2018 के एग्जाम में पूछे गए थे आपके ही वीडियो के एग्जाम में। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब करवाएं, और हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर कोई भी और सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें दे सकते हैं। ये हमारे चैनल का नाम है टारगेट लर्न, आप इसे सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों देखने का, हमारे वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।